हाँ जी। गुड इवनिंग जी। सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर। तो पिछली क्लास में मैंने कुछ आप लोग से पूछा था। जैसे कुछ फुल फॉर्म पूछे थे, मैंने ADHD बताया था आप लोग को। ऐसे वर्ड का थोड़ा जिक्र हुआ था। तो किसी ने खोजने की कोशिश की ADHD क्या होता है? कोई फुल फॉर्म बताएगा मुझे? वो है अटेंशन डेफिसिट बहुत बढ़िया, बहुत हाइपर बढ़िया। और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, बहुत बढ़िया। मतलब होता क्या है ना कि देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। बट हम लोगों ने कल इसके बारे में बात की थी, तो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पेशेंट आ जाता है और पेशेंट सडनली आपसे बोल देगा कि मेरे बच्चे को ADHD है। और आपने कभी कभी सुना नहीं, तो फिर आप क्या रिएक्ट करोगे, है ना? और ये बेसिकली आपको, ये कॉमन टाइप की बीमारी है बच्चों में जो होती है। तो मान के चलिए कि ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट, यानी बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव है। बच्चा जो है किसी चीज पे अटेंशन नहीं दे पाता। मतलब खासतौर पे जो आप बच्चे को देखोगे, किसी कोई भी चीज हाथ में दोगे तो उसको थोड़ी देर पकड़ के रखेगा, या कोई भी चीज ऐसे दोगे तो खेलेगा फिर रखेगा। वो क्या बच्चा होता है, थोड़ी देर में यहाँ पे कंसंट्रेट करेगा, थोड़ी भी देर बाद वहां पे कंसंट्रेट करेगा। जैसे कुछ दिन पहले मेरे OPD में एक बच्ची आई थी। लगभग 4 साल के उम्र के बराबर होगी। उसने बस 10 मिनट के अंदर पूरी OPD में जितने भी सामान रखे हुए थे, सारे टेबल के सामान नीचे, इधर के सामान उधर कर दिए। और कहीं वो एक जगह बैठ नहीं पाती थी, बैठ भी है तो हिल रही है, डुल रही है। और उसकी थेरेपी करनी थी हमें, तो बहुत ज्यादा टफ था उसकी थेरेपी करना। तो लगभग एक आइडिया बन गया होगा। दूसरी बात, मैंने आपको कल एक बोला था कि एक विश्वास मन में हमारी बननी चाहिए कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं, क्या ये थेरेपी से ठीक होगा पेशेंट की नहीं होगा, या बस पढ़ने के लिए है, या जो फिलॉसफी जो भी कर रहे हैं, या एनर्जी मेडिसिन की जो बात की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले समझना होगा, बेसिक से समझते हैं कि मान लो कि जैसे हमारा कोई भी सेल है ना, सेल में जो एनर्जी होती है, जो एक 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 सेल आपके जो बॉडी में है, लगभग आप सोच के चलो 50 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके बॉडी बॉडी में, पूरे बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स। तो 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो हर एक सेल में कुछ ना कुछ एनर्जी है। और साइंस में बेसिकली आपने ट्वेल्थ में तो पढ़ा ही होगा, 11 ट्वेल्थ में ATP के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना? पोटेशियम चैनल के बारे में पढ़ा ही होगा, सोडियम पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल के बारे में पढ़ा ही होगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमें जो हमने वहां पे पढ़ा, उसका एप्लीकेशन ऐसे करना है दिमाग में। एक विश्वास पैदा करना है, कैसे? कि हर एक जो सेल है बॉडी का, वो एक बैटरी है। आप लोग पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है ना, ह्यूमन सिस्टम, वो बैटरी पे चल रहा है, और पूरा का पूरा सेल बैटरी है। ठीक है? ये बात माननी होगी, आप अपने मन में मानिए। क्यों? अच्छा, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि प्रत्येक सेल जो होता है, जो एक एक सेल है, आप उस सेल के अंदर देखो, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। बट बेसिकली आप देखोगे कि प्रत्येक सेल में ATP तो होता है ना, ATP रिजनरेशन होता है, ATP का यूज होता है हर एक प्रोसेस में। ठीक है? अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस किसी को याद है? ग्लाइकोलाइसिस, चलो कोई बात नहीं। क्या? ग्लूकोज का सिंथेसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज? आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप बेसिकली ट्वेल्थ में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में ही आपने देखा होगा कि ATP रिजनरेट होती है, ATP का यूज होता है, ATP के यूज होने से हमें एनर्जी आती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अच्छा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो क्यों बोलते हैं? यानी एनर्जी वहां पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी का हो रहा है।
बताओ अभी। जी सर। अभी नहीं, ओपीडी लेंगे, लेंगे अभी ओपीडी करेंगे, 5 मिनट में भेजो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस, गाइस मेरे पास एक पेशेंट आ गए हैं अभी, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि हेलो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। तो नो इशू सर। हम लोग कल पेशेंट को कंटिन्यू करें हम लोग। कल सर आएंगे वो, कल, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल आएंगे कल वो। उन्होंने कल बोला है संडे, कि कल संडे नहीं देख ठीक लेते है हैं। कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, पेशेंट चलेंगे हमारे, सर ओके सर, नो अच्छा, प्रॉब्लम। नहीं पेशेंट पेशेंट चलेंगे देखना बस। जरूरी था सर। अगर पेशेंट कोई देखने के दिक्कत, बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। बस मुझे 2 मिनट दो, मुझे 2 मिनट दो, मैं बाहर से देख के आ रहा हूँ क्या स्थिति है ना, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, बस 2 मिनट। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलो कंटिन्यू करते हैं ना, पेशेंट चला गया हमारा। हेलो, ओके आवाज सर। आ रही है मेरी सबको? हाँ हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सर तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, जो प्रत्येक सेल है, जो एवरी सेल है, सब सारे सेल्स में आप देखोगे कुछ ना कुछ सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। अच्छा, कोई भी चीज बन रही है तो कैसे बन रही है, हमें ये माइक्रो लेवल पे सोचना पड़ेगा, ये छोटी छोटी बातें, और उसका एप्लीकेशन क्या है। कल आपसे कोई पेशेंट पूछ देता है कि ये आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, कलर थेरेपी दे रहे हो, या जिस जिस भी टाइप की ये एनर्जी मेडिसिन की जो थेरेपी आप दे रहे हो, बोलते हो कि इसमें कलर में फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है, एनर्जी होती है, तो ये काम कैसे कर रहा है। तो फिलोसफी तो कल हमने बात कर ली कि कलर थेरेपी में कोई पार्टिकुलर कलर की डिफिशियंसी है ना। लेकिन माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, अगर पूछेगा कि मैकेनिज्म क्या है, तो आपको उसको ये बात एक्सप्लेन करनी होगी कि जो हमारा प्रत्येक सेल होता है, उसमें प्रत्येक सेल में 1.4 वोल्ट की एनर्जी होती है। कितनी होती है? 1.4 वोल्ट की, नोट कर लीजिएगा। ये पीपीटी में मेंशन नहीं है, मैं बस एक बात बता रहा था ताकि बेसिक बने और विश्वास बने। तो इतने की एनर्जी है, और प्रत्येक सेल में हमारे जो सेल देखते हैं, 50 ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी में। तो प्रत्येक सेल में हम आप देखोगे कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना। तो प्रत्येक सेल में हमारी पूरी बॉडी में एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है ना। तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एडीपी, एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन, एडीपी बनता है ना, ये क्रम चलता है। बाकी आपने देखा होगा कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें एनएडीपी बनता है, एफएडी, एनएडीपी बनता है, एफएडीएच2 बनता है ना। तो ये एनर्जी के सोर्स होते हैं। अच्छा, ये एनर्जी के ब्लॉक्स जो बन रहे हैं प्रत्येक सेल में, इसका मतलब एनर्जी है कुछ ना कुछ। तो क्या अगर वो एनर्जी थोड़ी डिफिशियंट हो रही होगी, तो कैसे डिफिशियंट हो रही होगी। मान के चलो आप में एनर्जी की कमी हो गई, तो कहाँ, अगर एनर्जी मेडिसिन के फिलोसफी के हिसाब से चल रहे हैं, तो कहाँ कमी हो रही होगी। यानी कहीं ना कहीं सोडियम पोटेशियम जो सेल के बाहर है, सोडियम पोटेशियम के जो चैनल में, वहां कहीं ना कुछ गड़बड़ा रहा होगा, है ना। कैल्शियम चैनल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, या फिर एटीपी का फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही होगी। ठीक, एनर्जी यही तो कम हुई ना। ठीक, अब एनर्जी जब यहाँ पे कम हो रही है, तो क्या हम बाहर से जो एनर्जी देते हैं उससे इसको ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही था कि ये जो एनर्जी बाहर से जाती है, जो बॉडी पे सप्लाई करती है, धीरे धीरे बॉडी को हीट करती है, अंदर में धीरे 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 एनर्जी साइकिल को रेगुलेट करती है। तो उसके रेगुलेशन से क्या होता है कि पुनः जो पेशेंट होता है उस स्थिति में आ जाता है। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि जब भी आपसे कोई पूछे कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये काम करेगा, जो आप धूप में रख दे रहे, धूप की चिकित्सा कर दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाथ में नेल पॉलिश लगा लो ब्लू कलर का अगर ज्यादा एजिटेटेड हो रहे हो, आप बोल रहे हो कि खाना खाओ डिफरेंट कलर्स का, तो ये काम कैसे करेगा। ठीक है ना, एनर्जी मेडिसिन काम कैसे करेगी। तो मैं यही समझा रहा था कि प्रत्येक सेल में अपनी एनर्जी है, एटीपी का नाम हमेशा याद रखना है ना। 1.4 वोल्ट की एनर्जी प्रत्येक सेल में होती है, तो 50 ट्रिलियन से गुना करके देख लो कितना बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है, कितनी बड़ी एनर्जी आपके अंदर है। तो आप खुद भी देखो, जो आपका विश्वास कभी कभी कम होता है खुद पे, तो वो भी आप देखो कि इतनी सारी ऊर्जाओं से भरे हुए हो।
और इनको रेगुलेट कैसे करेंगे बायोमोलिकुलर लेवल पे? तो सोडियम पोटेशियम चैनल को एक्सप्लेन कर देना है, कैल्शियम चैनल को एक्सप्लेन कर देना है कि चैनल रेगुलेट हो जाएंगे, पेशेंट ऑटोमेटिकली, चूंकि सेलुलर लेवल पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन अच्छे से जाने लगेगा, सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिएंट अच्छे से जाने लगेंगे, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा, तो पेशेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? अच्छा, कोई भी ट्रीटमेंट आप करते हो, मान के चलो कि आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, कोई भी पेशेंट आया, किसी भी टाइप का है, बैक पेन का पेशेंट है, या कोई भी आप थेरेपी करते हो, मसाज करते हो, तो मसाज से क्या करते हो आप? बताओ। आप फ्रिक्शन देते हो, फ्रिक्शन से हीट जाती है बॉडी में, जाती है ना? तो मोस्टली थेरेपी से आप उस जगह जगह और एरिया को क्या करते हो? हीट सप्लाई करते हो। हीट सप्लाई से क्या होता है? वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, और ब्लड ही ऐसी चीज होती है जो हर चीज को लेके जाती है अपने साथ। किसी न्यूट्रिएंट को भी जाना होगा ना, वो ब्लड से जाएगा, किसी मिनरल्स को भी जाना होगा ना, वो ब्लड से जाएगा, ठीक है ना? हर चीज को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ब्लड लेके जाता है, ठीक है? तो ये बात हमेशा एकदम दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। तुरंत कुछ ज्यादा, हमें ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। कोई पूछे कि कैसे ठीक होगा, सीधा आप बोल देना, ब्लड जाएगा, ब्लड फ्लो सर बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके चलते न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंचेगी, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर होगी, तो पेशेंट जल्दी ट्रीट हो जाएगा, ठीक है? बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होते हैं। आपने फ्री रेडिकल्स के बारे में किसी ने सुना है? फ्री रेडिकल्स क्या होता है? बताइए, एक इंटरेक्टिव सेशन है ये, थोड़ा हम लोग मिलजुल के बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? हेलो? नहीं, नॉलेज नहीं है इसकी। ठीक है, ठीक है। देखो, फ्री रेडिकल्स जनरली क्या होता है ना हमारे बॉडी में कोई बता रहा था, कुछ बताओ। चलो मैं बता रहा हूँ। फ्री रेडिकल्स जनरली क्या होता है, बॉडी में जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ना, यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कोई आपसे पूछे कि मेटाबॉलिज्म क्या है ना? तो सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन बोल दो, कि जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना। अच्छा देखो, जनरली आप डॉक्टर्स हो, आपसे पूछा जाएगा, या जो भी कुछ करोगे, आपसे पूछा जाएगा, कहीं कहीं लिखा होगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। का मतलब क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट का मतलब, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या है, या मेटाबॉलिक का मतलब क्या है? तो मेटाबॉलिज्म जब भी आएगी कहीं लिख करके, तो आप उसको समझना कि सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, कि जो भी रिएक्शन आपके बॉडी में हो रहे हैं वो सब मेटाबॉलिज्म है। यानी बोला जाता है कि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ गई है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को पकड़ना शुरू करिए कि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ गई, यानी गड़बड़ी कहाँ आई है, किधर आ गई? या तो एंजाइमेटिक प्रोसेस सही से नहीं हो रहा है, एंजाइम सही से नहीं जा रहे हैं, मैसेज सही से नहीं जा रहा है, छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर को जो मैसेज भेजना था वो सही से रेगुलेट नहीं हो रहा है। अगर मैसेज प्रॉपरली कहीं से दूसरे जगह पे भेजना है, अगर वो जाएगा, एब्रप्ट नहीं होगा, तो दूसरे लोगों को पता चलेगा। मान लो कि कहीं कोई वार छिड़ गया, एक जगह से दूसरे जगह पे लड़ाई हो गई, और हमें अपने किंगडम, हमारा एक किंगडम है छोटा सा, तो हमें दूसरे कोने पे मैसेज पहुंचाना है कि वहां पे पहले से अलर्ट हो जाओ। तो हम मैसेज पहुंचाएंगे, सेना पहले से अलर्ट हो जाएगी, जो शत्रु आएगा उसे मार देंगे। तो बॉडी में डिजीज हो क्यों रही है? इसे समझो, डिजीज हो रही है कहीं कहीं मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है। मेटाबॉलिज्म सेलुलर लेवल पे कैसे गड़बड़ हो रहा है? तो वही एनर्जी की बात आ जाती है। कैसे? तो चैनल गड़बड़ हो रहे होंगे, एटीपी रिजनरेशन में कुछ गड़बड़ी आ रही होगी, है ना? तो कैसे ठीक होगा? तुरंत तुम्हारे पास उपाय है, क्रोमोथेरेपी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कलर्स में एनर्जी होती है ना? एनर्जी होती है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है ना? वेवलेंथ होता है, तो उससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ, आप लोग एक बेसिक दिमाग में समझ में तो आ गया होगा। क्योंकि देखो, पढ़ाने का मतलब अलग है। अगर आपको इस थेरेपी पे विश्वास जब तक से नहीं आएगा, ये ठीक कैसे करेगी, तो फिर कितना भी हम लोग पढ़ लें, विश्वास नहीं बनेगा। आप यूज नहीं करोगे, डरोगे कि ठीक करेगा नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया सबको, ये बात बेसिक बात थी, वो सबको समझ में आ गई। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। जी सर, आगे बढ़िए। हाँ चलो। तो एक चीज और है, जब बॉडी की जब बात करते हैं ना, एक अल्कलाइन और एसिडिक की बात आती है। अल्कलाइन इन्वायरमेंट क्या होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट क्या होता है? तो ये जितने भी आपकी थेरेपीज हैं, ये बॉडी को अल्कलाइन करती हैं, ठीक है? अल्कलाइनिटी की तरफ लेकर के जाती हैं। कैसे? बॉडी अल्कलाइन और एसिडिक में कैसे डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। मान के चलो कि जब भी किसी पेशेंट को इमरजेंसी में लेके जाते हो ना आप, जैसे ही इमरजेंसी रस करोगे ना, तो पहले काम जो होता है, मेडिकल ऑफिसर आपको बोलता है कि एबीजी करवाओ।
एबीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टेरियल ब्लड गैस। छोटी छोटी बातों को नोट करते रहिएगा। आर्टेरियल ब्लड गैस। एबीजी में आप देखना, कभी भी आप पेशेंट को कभी लेके जाना इमरजेंसी में, तो उसमें लिखा आएगा पीएच, सोडियम, पोटासियम, ठीक है? सोडियम, पोटासियम, पीएच। ये क्यों लिखा आ रहा है? सोडियम पोटासियम की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों आ रही है? मिनरल्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों आ रही है? चैनल्स की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों आ रही है? समझना होगा। सोडियम बढ़ गया, पोटासियम बढ़ गया, कैल्शियम के बारे में लिखा आएगा, बाइकार्बोनेट के बारे में लिखा आएगा, पीएच के बारे में लिखा आएगा। ठीक। तो पेशेंट आपसे बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा कि पेशेंट एसिडोसिस में है, यानी ब्लड का जो एक खास पीएच होता है, 7 पॉइंट लगभग 34 to 7.45 के आसपास मान के चलेंगे। ये बैलेंस्ड ये पीएच होता है। 7.3 के नीचे एसिडिक मान लोगे और इसके ऊपर का अल्कलाइन मानोगे। तो मान लो कि किसी पर्सन का एसिडिक आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम है। तो अगर हम अपने बॉडी को अल्कलाइन रखेंगे तो आप किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई भी रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, बॉडी अल्कलाइन रहेगी। अभी तक जितने भी नेचुरोपैथ हैं इंडिया में या फॉरेन नेचुरोपैथी को आप पढ़ लो, जितने भी नेचुरोपैथ हैं उन, और जितने भी किताबें अभी तक लिखी गई हैं, उसमें एसिडिक और अल्कलाइन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि बॉडी जो भी थेरेपी आप कर रहे हो उससे बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? सॉरी सर, और एक बार रिपीट करें आपका सवाल। हमारे स्टमक में कौन सी एसिड होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहती है। पीएच लगभग कितना होता होगा उसका? इट इज टोटली एसिडिक, उसका पीएच लेवल कितना होता है इतना पता है नहीं। हम बेसिकली मान के चलिए कि 5.5 से नीचे ही होता होगा ना? जरूर, सर यस सर। सर, ठीक। तो पीएच कम है। अब देखो शरीर में कौन कौन से पार्ट में एसिडिटी ज्यादा है। शरीर में स्टमक में एसिडिटी, तो टोटल 100% अगर जो हमारा बॉडी है उसमें जो अल्कलाइनिटी है वो लगभग 85% के आसपास है। एसिडिटी जो है हमारी 15% के आसपास है। जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो 15% है। तो हमें इसे मेंटेन करना है। अब बॉडी एसिडिक होती कब है? बॉडी एसिडिक कब होती है? बॉडी एसिडिक तब होती है जब आप बाहर के फ्रूट्स कंजप्शन करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा नॉनवेज का कंजप्शन करते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है ना? बायोमोलिकुलर लेवल पे एसिडिटी बढ़ती है। ठीक। उसके चलते क्या होता है, बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की बीमारियों को ग्रो करने का मौका मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, नेचुरोपैथी आप लोग पढ़ रहे हो, नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल सबसे पहले पता है आप लोग को? जर्म्स पहले आता है या पहले मॉर्बिडिटी होती है उसके बाद जर्म्स आता है? कोई क्लियर करेगा? सबको प्रिंसिपल पता है नेचुरोपैथी की प्रिंसिपल? सर 10 प्रिंसिपल्स है। अच्छा ठीक है, तो पहले जर्म से बीमारियां नेचुरोपैथी में क्या बोलेगी? ये बीमारियां जर्म से होती हैं या फिर बीमारियां किसी और चीज से होती हैं? सर बीमारियां जर्म से नहीं होती है। जर्म्स बहुत अच्छी बात, उसके बहुत बढ़िया। जर्म्स तो बाद में आते हैं। पहले क्या होता यस है, सर। एबनॉर्मल ब्लड एंड लिम्फ कॉम्पोजिशन होता है, वाइटलिटी लोअर होती है ना? टॉक्सीमिया की थ्योरी, ये सब आपको पढ़नी है अभी। आपने पढ़ ली है या ये अभी तक पढ़ाई गई है? नहीं पढ़ाई गई है आप लोग को? चलिए कोई बात नहीं। तो इन सभी चीजों का ध्यान में रखना है। तो जो भी आप करोगे, जो भी बाहरी फूड्स हैं, जो भी गलत चीजें हैं, वो सब कुछ आपको बॉडी में एसिडिटी बढ़ाती है। अल्कलाइन चीजें कौन सी होती हैं? जो प्लांट बेस्ड डाइट है या जो भी थेरेपी, क्रोमोथेरेपी हो रही है, इन सब से बॉडी अल्कलाइनिटी बढ़ती है। तो उससे क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजीज को फाइट कर सकते हैं आसानी से अल्कलाइनिटी से। ठीक है ना? आजकल आप देखो, मार्केट में आओ और देखो कितने सारे डायबिटिक रिवर्सल के प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना? कई लोग मार्केट में हैं जो बोलते हैं कि हम डायबिटिक को रिवर्स करते हैं। ठीक। डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम है, आप अपने आसपास देख रहे होगे। मॉडर्न डॉक्टर क्या करता है, मॉडर्न में मेडिसिन लिख के छोड़ दी जाती हैं। स्टार्ट करते हैं मेटफॉर्मिन से, फिर सल्फोनाइलूरिया में ग्लिम्प्राइड देते हैं, पायोग्लिटाजोन देते हैं, DPP-4 इनहिबिटर देते हैं, है ना? तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या है? बॉडी को अल्कलाइन करना। अगर बॉडी को अल्कलाइन इन्वायरमेंट में रखोगे, उस तरीके से फॉलो करोगे, तो डायबिटिक रिवर्सल पे आप चले जाओगे, और सक्सेसफुली कई लोग कर रहे हैं। ठीक ना? मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए जो डायबिटिक रिवर्सल पे काम कर रहे हैं।
तो आप लोग भी अपना धीरे धीरे फ्यूचर देखिएगा कि किस चीज पे काम करना है, थोड़ा स्पेशलाइजेशन बनाने पे काम करिएगा। सब बीमारियों को आप लोग ट्रीट नहीं कर सकते हैं अकेले। तो ये सब बात हो गई, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये धीरे धीरे, चूंकि हम लोग को दोनों चीजें लेके चलनी है, आप लोग को दोनों बातें मुझे बतानी है, तो हम लोग यहाँ तक का तो बात कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं हम मेथड्स की बात करेंगे कि किस तरीके से हम क्रोमोथेरेपी को दे सकते हैं, है ना। कौन कौन से मेथड होंगे, अब देखो, एक मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वाली स्लाइड को, कि the study has proven that chromotherapy has tremendous effect on diseases like cancer, especially breast cancer, hematoma, hepatitis B, hypertension and spondylosis, peptic ulcer disease, depression and stress, migraine, hypothyroidism, एलोपेसिया, इन सब पे बहुत अच्छा ये मतलब स्टडी ने बोला है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे, हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसे क्या करेंगे, कूल इन्वायरमेंट देंगे तो वो तुरंत जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में कौन कौन जानता है, आप ध्यान दोगे ना, जब भी बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा 4-5 दिन का, 3 दिन का होता है, अचानक उसके बॉडी में, सारे बच्चों में नहीं, अचानक उसकी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, उसमें क्या पर शरीर में पीलापन पड़ने लगता है। ठीक, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस ही मान के चलो, धीरे धीरे क्रमशः वो ठीक हो जाता है बच्चा, है ना। तो उसमें क्या करनी पड़ती है, फोटोथेरेपी करनी पड़ती है। आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे, वो बोलो कई बार आप गांव में सुनोगे या जो आसपास सुनोगे कि बच्चे को शीशे में रखा गया है ना। तो इस तरीके से वो फोटोथेरेपी दी जाती है। तो आप अभी समझ गए कि कितना बड़ा यूज है कलर का, है ना। कलर थेरेपी कैसे यूज की जा रही है, ये हमें समझना होगा, जब बच्चे की बिलिरुबिन वगैरह और जॉन्डिस को सिर्फ और सिर्फ कलर से ठीक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात मैं समझा रहा था, आप लोग को स्ट्रेस दे रहा था इस बात पे कि विश्वास कैसे बनेगा। और एक मॉडर्न लाइव एग्जांपल हो गया हमारे पास कि नियोनेटल जॉन्डिस को ट्रीट कैसे किया जाता है फोटोथेरेपी के थ्रू। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के लाइट हैं, एक अलग मैं स्लाइड बना के दूंगा जिसमें हर एक पार्टिकुलर डिजीज का लाइट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, वो एक अलग स्लाइड सर रहेगा। अभी हम बस मेथड की, हाँ। सर सर, ये फोटोथेरेपी ना, उसमें प्रोसेस हाँ क्या हाँ, होता है सर? देखो तो शॉर्ट फोटोथेरेपी टाइम में में बता जो, दीजिए। हाँ हाँ, हेलो, हाँ जी। हाँ, फोटोथेरेपी में बेसिकली क्या होता है, जब बच्चे का, जब 4-5 दिन का बच्चा होता है या 2 दिन का बच्चा होता है, मतलब नियोनेटल जो तुरंत पैदा हुआ होता है, उसके बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस बच्चे में फोटोथेरेपी ये देते हैं, मतलब उसमें स्पेसिफिक लाइट का हम लाइट का यूज करते हैं बच्चे को रख करके। तो लंबे समय तक लगातार उस बच्चे को स्पेसिफिक लाइट में रखा जाता है, तो धीरे 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 ये बिलिरुबिन की मात्रा घटने लगती है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है ना। ये स्लोली एंड स्लोली रिजॉल्व कर जाता है। yes। ओके सर। सर और कुछ आपको स- जानना है। सर मैं हमें जो पता था वो ये फोटोथेरेपी में यूवी रेस पे देते हैं, इट्स ट्रू, आई डोंट नो। बता, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया, मैं जान रहा था आप यही बोलेंगे। ठीक है, यूवी यूवी रेस होती हैं, रेस तो वही होती है, लेकिन लाइट भी, स्पेसिफिक लाइट भी होता है, यूवी रेस हम देते हैं वहां पे। तो कहने का मतलब यही था, ओवरऑल समझाने का मतलब यही था कि वहां पे हम लाइट का यूज कर रहे हैं, रेस का यूज कर रहे हैं, है ना। तो पूरा रिलेटेबल 100% नहीं है, बट मैं इसको इसीलिए मैंने ये डाल के रखा था ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा पाऊं कि हम लाइट के प्रॉपर्टी का और कलर के प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वहां पे। समझ गए आप बात। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, अब आते हैं वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे हम कैसे करेंगे, कि कभी कभी आप देखो कि आप में कभी लगेगा कि कौन से कलर की प्रधानता है, कौन सा कलर आपके बॉडी में ज्यादा डोमिनेंट है। तो कभी कभी आप सिद्धासन में बैठ जाना, आंख बंद कर लेना, ठीक ना, और दोनों आईब्रो के बीच में आप लोग कंसंट्रेट करना। ठीक, अभी अभी करके देखो और सब लोग मुझे बताओ कि कौन सा कलर आपके पास आ रहा है। जिसके बॉडी में जल की बहुत अधिकता होगी उसे ब्लू कलर दिखेगा, किसी को ऑरेंज दिखेगा, किसी को ब्लैक दिखेगा, डिफरेंट टाइप्स के कलर दिखेंगे। तो आप कभी करके देखना, आप सिद्धासन में आराम से बैठ जाओ और बैठ के दोनों आईब्रो के बीच में कंसंट्रेट करो उस पे, और कंसंट्रेट करके देखो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन से कलर दिखाई दे रहे हैं, कोई कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या कोई ब्लैक दिख रहा है ना। ठीक, तो एक ये हो गया। दूसरी बात, कैसे आपको और कैसे हम लोग वो कर सकते हैं। तो हमें कई बार, हम मैंने बताया था ना, नेल पॉलिश में भी, नेल पॉलिश भी हम एप्लीकेशन क्या क्या है,
नेल पॉलिश का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी जेम स्टोन का यूज किया जाता है। ठीक। अभी आप देखोगे किसी को ज्योतिष ज्योतिष ने बोल दिया कि आपको मूंगे की अंगूठी पहनने की जरूरत है, तो कुछ ना कुछ उसने रिलेट किया होगा। मूंगे वाली जो अंगूठी होती है वो लाल होती है, किसी को पोखराज की अंगूठी पहनने के लिए बोली जाती है। चमकीले चमकीले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो कलर पहनने के लिए बोलते हैं। तो उनके अनुसार भी यही होता है कि ये कलर आप में कम है, तो उस अनुसार ये उसका एप्लीकेशन किया जाता है साइंटिफिकली। कहीं कहीं क्रिस्टल का यूज किया जाता है, कलर्ड वाटर का यूज किया जाता है। अच्छा, कलर वाटर थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये काम सब कर सकता है। अंगूठी पहनाना ना पहनाना वो अलग बात है। अच्छा, कलर वाटर बनेगा कैसे? तो कुछ नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक कलर ले लो। आपको ब्लू कलर किसी को देना है, तो जो आपका बोतल है, एक शीशे की बोतल ले लीजिए। शीशे की बोतल को ब्लू कलर से पेंट कर दीजिए, ठीक है ना, और उसको सनलाइट में एक्सपोज कर दीजिए, और फिर उसको दे दीजिए पीने के लिए पेशेंट को। ठीक है। तो ये कलर वाटर आप बना सकते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक मैग्नेटिक चार्ज वाटर भी हम लोग बनाते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा, अगर मेरा मैग्नेटोथेरेपी वाला शायद है पोर्शन, तो मैग्नेटिक चार्ज वाटर भी हम बताएंगे। उसका भी बहुत यूज है, मैग्नेटिक चार्ज वाटर का भी हम लोग कर सकते हैं आगे। तो कलर जो वाटर होगा, कलर्ड बोतल होगा कंटेनिंग वाटर एट एक्सपोज टू सनलाइट फॉर द सम टाइम, कुछ समय के लिए आप उसको सन में रखिए। जब थोड़ा पानी गर्म हो जाए तो उसमें वो प्रॉपर्टी आ जाती है, फिर वो आप पेशेंट को पीने के लिए दीजिए। दूसरा चीज, मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्योंकि जो लाइट होती है उससे तो डिफरेंट टाइप्स के पूरे कलर, व्हाइट कलर का कलर आता है, तो उसमें मोनोक्रोमेटिक हमें यूज करना पड़ेगा। कई बार हम लोग प्रिज्म का यूज करते हैं डिफरेंट कलर्स को डिवाइड करने के लिए, तो उस तरीके से मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है? ब्लू आएगा तो सिर्फ ब्लू ही देगा, और या फिर रेड देगा, या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कलर देंगे। आप लोग कभी वहां पे जाइए, कभी घूमने के लिए जाइए, जो मानसिक चिकित्सालय होते हैं, मानसिक चिकित्सालय में आप घूमने के लिए जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रूम मिलेंगे आपको। उस रूम में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के बल्ब भी लगे होते हैं। ठीक ना? वो बल्ब क्या इशारा करते हैं, तो वो पेशेंट्स की पूरी उस पर फोकस करता है कि कई रूम में आपको ब्लू बल्ब देखने को मिलेगा, कई जगह रेड बल्ब देखने को मिलेगा, तो डिफरेंट टाइप्स के बल्ब मिलेंगे, उसका भी यूज करते हैं। ठीक। डाइट के बारे में जहां तक आप आ जाओ, तो डाइट का जो यूज होता है, जैसे आप लोग खाना खाते हो तो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था, फल का हम लोग जो यूज करते हैं, फल फ्रूट्स कर लो, वेजिटेबल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो डाइट में भी आप डिफरेंट, जितना कलर होगा उतना अच्छा आपका पेशेंट रिकवर करेगा। आप ये सोच लो कि जितना अच्छा कलर दोगे, जितना डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर दोगे, उतना अच्छा पेशेंट को लाभ मिलेगा। ठीक है। तो यही था वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, कलर स्पॉट थेरेपी, चक्रा थेरेपी, पिरामिड कलर थेरेपी। एक दिन चक्रा का मैं एक अलग, वो आपको एक स्लाइड दूंगा जिसमें पूरा चक्रा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा कलर के साथ। ये दो चक्रा और एक पूरा एप्लीकेशन कलर का, वो एक अलग आएगा आपका। उसके बाद देखिए, बेसिकली आप में आता है, मैंने बोला था कि कुछ स्टैटिक पार्ट है, वो हिस्ट्री का पार्ट सर है। सर पिरामिड कलर हाँ, थेरेपी क्या होती है? पिरामिड, ये छोटे छोटे पिरामिड होते हैं, उससे उससे कलर दी जाती है, उससे डिफरेंट टाइप्स के कलर दी जाती है पेशेंट्स को। मैं अगले चीजों में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, है ना। हो सके ओके तो सर। मेरे पास एक पिरामिड पड़ा भी हुआ है, तो मैं उसका फोटो भी इसमें डाल दूंगा ग्रुप में। ओके ठीक सर, ना, थैंक यू आप सर। लोग वो देख लीजिएगा। हिस्ट्री पे आते हैं, मैं ये एड्रेस कर दूंगा आपके इसी को, पिरामिड वाले, पिरामिड कलर वाले जो थेरेपी है, इसे मैं एड्रेस कर दूंगा। मेरे पास एक होगा तो मैं आपको फोटो भी डाल के दिखा दूंगा। आपको जो है ना क्वेरी, वो रिजॉल्व हो जाएगी। हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री जो है बेसिकली आपका बहुत ही स्टैटिक पार्ट है, आप लोग थोड़ा इसको याद रखेंगे। इसमें मैं ज्यादा कुछ आपको याद नहीं करवा सकता। एरिएना आप याद रखोगे 980 से 10, ये जितना भी इनका अपना जो ईयर्स था, ये सब याद करके रखिएगा। सिंक कलर से जो वाइटल इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपको एज इट इज ये छापना होगा जब आपका एग्जाम्स वगैरह होगा ना, तो अब एज इट इज हिस्ट्री में छाप दीजिएगा। कलर थेरेपी में मैंने पूरी हिस्ट्री डाल दी है, आपको कोई अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर अमेरिकन सिविल वार अगस्टस के बारे में लिख दीजिएगा कि कंडक्टेड हिज ओन एक्सपेरिमेंट, है ना। एक बुक पब्लिश हुई थी, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लू रे ऑफ द सनलाइट ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ठीक है। और उसके बाद फिर उसके बाद आप सेठ पैनवेस्ट के नाम लिख दीजिएगा। ठीक। ये सब चीजें बहुत स्टैटिक पार्ट है, आप खुद इसको पढ़ लो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको कुछ याद नहीं करवा सकता। उसके बाद 1933 में इंडियन बोर्न अमेरिकन सिटीजन, इसमें से कुछ नहीं तो आप लोग कम से कम 2-3 साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। ठीक है, 2-3 लोगों का नाम याद रखिएगा।
दिनसो की घड़ियाली का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आप अगस्टस का नाम याद रखिएगा और ये बुक का नाम याद रखिएगा। बस हिस्ट्री में आप दो ही तीन चीजें एक्सप्लेन कर दोगे, आपको पूरी नंबर मिल जाएंगे। ये स्टैटिक पार्ट है पूरा। अब आता है हार्मोनिक्स लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये भी थोड़ा सा उसी टाइप का पार्ट है, इसको आगे अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हम आते हैं यहाँ पे सोलर फैमिली पे। देखो, जो आपका क्रोमोथेरेपी है उसमें हर पार्ट हर चीज को एक्सप्लेन उस तरीके से नहीं किया जा सकता है। जो स्टैटिक है उस स्टैटिक की तरह देखना पड़ेगा। अब सोलर फैमिली में आते हैं, आपको पहले से पता है कितने प्लैनेट्स होते हैं, तो वही इसमें आपके सिलेबस में था, तो उसे मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो सोलर फैमिली में कितने ग्रह होते हैं और सन का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और कितना डिस्टेंस होता है। तो बेसिक बेसिक बात है, आप लोग खुद से याद करेंगे इसको। द सोलर सिस्टम इज ए gravitationally bound system of the sun and the objects that orbit it, either directly or indirectly. Of the objects that orbit the sun directly, the largest are the 8 planets, with the remaining being a smaller planets, such as the 5 dwarf planets and a small solar system bodies. Of the objects that orbit the sun indirectly, the moon and the and two are the larger than a smallest planet Mercury. अब इसमें आप लोग याद कर लो सोलर सिस्टम में कितने आपके ग्रह होते हैं, उसको याद कर लो। आप लोग देख लो, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि वो जो अब जो नई डेफिनेशन जो आई है ना, उसको फॉलो नहीं करता है। उसके बाद देखो, सन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो मिलती है वो सन से ही मिलती है। सन ही सारे सोलर सिस्टम में जो वहां पे जो उसकी एनर्जी जाती है, सन के द्वारा ही जाती है। हमें भी एनर्जी सन के द्वारा ही मिलती है। दिन हमारे यहाँ सन के द्वारा ही होती है। और 8 प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है डिस्टेंस वाइज। पहले मरकरी आएगा सन के नजदीक, फिर वेनस, उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, तब नेपच्यून। प्लूटो को यहाँ से हटा दिया मैंने। फिर मरकरी के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड इनर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इट इट्स ऑर्बिटल पीरियड अराउंड द सन ऑफ, इसको टोटल सन के चारों तरफ घूमने में इसको 87 दिन लगते हैं, है ना। एंड इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन डेटी मरकरी। एक रोमन डेटी थे। रोमन डेटी, डेटी का मतलब होता है देवी, देवी देवता। उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। अरे सन के बहुत ही नजदीक होता है। तो ये सब स्टैटिक पार्ट है, आप देख लो, है ना। तो ये आप इसको पढ़ लेना मरकरी का। फिर वेनस आता है। वेनस की दूरी कितनी होगी, डायमीटर कितना होगा, मास कितना होगा, है ना। वेनस सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इतना मेरे ख्याल से आपको आएगा नहीं अगर एग्जाम में लिखना। ये बहुत ही स्टैटिक पार्ट है, आप लोग कैसे वैसा कुछ प्रिपरेशन करते नहीं हो जियोग्राफी का कि ये सब पूछा जाएगा। बट बेसिक बेसिक बात याद रख लेना, लगभग दूरी तो याद ही रहनी चाहिए कि कौन से कितनी दूरी पर वो है। फिर वैसे ही अर्थ का देख लो। अर्थ के बारे में आप याद कर लेना, अर्थ का डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। और इसमें ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि अर्थ कैसे बना था 4.5 बिलियन एगो, कैसे ये चीजें हुई थी। तो उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, कितने दिन लगते हैं अर्थ को घूमने में, वो सब चीजें हैं, आप देख लो। उसके बाद ये एक्सिस टिल्टेड है, तो सीजन और सीजन दिन रात कैसे होते हैं, देखो दिन रात होने में डिफरेंस है और सीजन में डिफरेंट है, तो वो चीजें ये पढ़ लेना आप। डिस्टेंस कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस से देख लो। रेडियस लगभग कांस्टेंट मान के चलो ना, 6300 है ना, तो उसको 6600 याद रखो। ज्यादा नहीं, 63, 6600, 6500, 6400, कोई गलती नहीं है इसमें, आप ये लिखोगे नंबर मिलेगा। फिर मार्स के बारे में देख लेना, रेडिस कलर ऑफ मार्स, ये थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा डिफरेंट है। कितने दिन लगते हैं इसको, इसके कितने मून्स हैं, तो ये 2 मून्स हैं, इसका नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर जुपिटर के बारे में आता है। फिर जुपिटर के बारे में वैसे ही है, द ग्रेट रेड स्पॉट ऑन जुपिटर इज एक्चुअली रैंगिंग स्टॉर्म। तो ये सब बातें देख लेना, ये बहुत ही स्टैटिक पार्ट है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, आपको याद ही करना पड़ेगा छोटे मोटे नोट्स बनाकर, है ना। सैटर्न के बारे में फिर वही बात है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज द, तो बेसिक बेसिक दो तीन बातें याद रखिएगा। डायमीटर ये है। यूरेनस के बारे में भी देख लो, सेम चीज।
फिर आपका लास्ट आता है नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में मैंने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर प्लूटो के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया, एक स्लाइड मैंने डाला कि प्लूटो को क्यों हटाया गया है। तो देख लो, प्लूटो इज द लार्जेस्ट एंड द सेकंड मोस्ट मैसिव नॉन ड्वार्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द न्यू definition. A full-fledged planet is an object that orbits the sun and is large enough to have become round due to the force of own gravity. In addition, a planet has dominated the neighborhood around its orbit. Pluto has been demoted because it does not dominate its neighborhood. क्योंकि आस जो उसके नेबरहुड में ना उसको डोमिनेट नहीं करता, इसका इस वजह से उसे डिमोट कर दिया गया प्लूटो को। फिर आती है थ्योरी ऑफ लाइट एंड फोर्स। ये भी थोड़ी सी जो पार्ट है ना, स्टैटिक पार्ट है आपकी। एरिस्टोटल के जमाने से, एरिस्टोटल के बारे में, प्लूटो के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा। तो बेसिकली स्टार्ट होती है यहाँ से कि थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है। उसमें हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, वेव नेचर ऑफ थ्योरी के बारे में, वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ताकि हम एक्सप्लेन कर पाते हैं ना कि इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस दो वेव्स का कैसे होता है, और लाइट के बारे में, और लाइट में कंपोजिशन क्या होती है लाइट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो दोनों फील्ड कैसे काम करती हैं, तो ये चीजें बेसिक बातें हैं। जो विजिबल लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, विजिबल लाइट के बारे में, VIBGYOR, तो उसकी जो वेवलेंथ जो होता है वो होता है रेंज फ्रॉम 380 नैनोमीटर टू 740 नैनोमीटर विद द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 405 टू 790। डिफरेंस देखो, मैंने क्या बोला था कि V से R की ओर जाएंगे, VIBGYOR, यानी वायलेट से रेड की ओर जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, और रेड से वायलेट की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। यानी एक बात याद कर लो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। वेवलेंथ जहां बढ़ेगा वहां फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो वायलेट की। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेड की। ठीक, तो ये बात आप थोड़ा सा डेटा को याद रखिएगा। अब आता है थियरी ऑफ लाइट। अच्छा, लाइट को ना इतने साल से डिफाइन किया जा रहा है, लाइट को लेकर के कई सारी थियरी आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कभी, आपको न्यूटन्स थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर आपको कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाता है, वेव ऑप्टिक्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आता है, क्वांटम थ्योरी आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में जैसे जैसे फिजिक्स इवॉल्व हुआ वैसे वैसे चीजों को आगे लेकर के गया गया। तो उसी में से दो तीन थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे आज, ठीक ना, उसको हम लोग कर लेंगे। तो पहले हम लोग चलेंगे थ्योरी ऑफ लाइट में। The four theory are major and the most known theory of the vast collection of the theories, but about the nature of the light। लगभग चार थ्योरी को हम लोग करेंगे। पहला हम लोग करेंगे कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फिर वेव थ्योरी के बारे में करेंगे, थोड़ा सा डी ब्रॉगली के भी बारे में बात कर लिया जाएगा, हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेंगे, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, बोर लग रहा होगा ना, बोर फील कर रहे हो क्या सब? नहीं सर। थोड़ा सा बोर तो टॉपिक है, क्या करोगे आप लोग। देखो, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में चलते हैं। देखो, इसको न्यूटन ने दिया था ना। देखो, साफ साफ बात ये है कि उन्होंने, देखो सबने ना, सबको लाइट अलग अलग तरीके से दिखाई दिया। किसी को लगा कि लाइट पार्टिकल है ना, किसी को लगा लाइट अलग चीज है। सबने अपने अपने तरीके से देखा। तो किसी ने देखा कि लगा अरे अरे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ लाइट। तो उसने जितना देखा, उसके समय जितने इक्विपमेंट्स थे, तो उसने उस तरीके से डिफाइन किया। तो हर साइंटिस्ट के सामने कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, है ना। आज हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, या थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। पहले क्या था कि इक्विपमेंट्स भी कम थी, तो जिसको जिस तरीके से नजर आया सबने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या बोलता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल